Good morning, everybody. I am Sunita Bhardwaj. I will discuss पाषाण युग। हमारा डिस्कस आज पाषाण युग पर रहेगा। कल हमने ये जाना कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, कैसे संसार में मानव का आगमन हुआ, किन किन कठिनाइयों में हुआ। कल हमने इस चीज़ को जाना, कैसे कैसे धीरे धीरे हमारा ये क्लाइमेट चेंज हुआ। क्या पहले इस पर जानवर आए, जानवर के बाद इस पर मानव आए, मानव से ही इस संपूर्ण पृथ्वी का विकास हुआ। कैसे विकास क्रम हुआ, देखो जानवर आज भी वही है बट मानव कितना आगे पहुंच गया है। तो ये मानव का एक विकास क्रम था। तो आज हम चर्चा करेंगे पूरा पाषाण युग पर। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो इसी से पूछे जाते हैं, वो यूपीएससी हो चाहे वो पीसीएस हो। तो उसमें क्या, पाषाण युग भारतीय इतिहास का कालखंड। पहले हम बता देते हैं भारतीय इतिहास को का काल विभाजन किया हुआ है, क्योंकि वैसे हम इतिहास बहुत बड़ा है बट उसको धीरे धीरे उसका काल, वो हमारे जो पुरातत्विक हैं उन्होंने इसका काल विभाजन किया हुआ है। जैसे प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। आज हमारी जो वीडियो है वो है प्राचीन भारत पर। प्राचीन भारत में क्या है, पाषाण युग। पाषाण युग का भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो अब देखो हम धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे उस चीज को आगे हम समझते जाएंगे। भारतीय इतिहास का काल विभाजन, ये कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। ये कौन सा काल है, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री है, जिसमें इसमें हमें कोई भी साक्ष्य, हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। उस टाइम, ये इतना पुराना टाइम था, इतना पुराना समय था कि मानव को कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। हम नहीं जान सकते कि उस टाइम पर क्या हुआ होगा। हमारे पास सिर्फ जो उनके पत्थर के औजार थे वो ही हमें प्राप्त हुए हैं और उन्हीं से हमने थोड़ा सा आइडिया लगाया है। जो हमारे पुरातत्विक हैं, जो उन्हें पुरा स्तरों से जो उन्हें पत्थर मिले हैं, जो उनको उनके औजार मिले हैं, तो उसी को आधार मानकर उन्होंने उसका काल क्रम विभाजित किया है। प्राचीन इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। जिस काल में मानव का जीवन असभ्य सभ्यता, जिसमें क्या है, हमें कोई भी पूर्ण साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसमें मानव का जीवन असभ्य था। क्या था मानव का जीवन, असभ्य था। मानव की कैटेगरी किस तरह की थी, एक जानवर जैसी थी। वो जंगली जानवरों को ही मार के खाता था। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं थी। तो इसका वो क्या था, एक असभ्य इंसान था। आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री एज, जिस काल के लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, परंतु
उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। आद्र ऐतिहासिक काल, इस काल के हमें साक्ष्य तो मिले हैं हमें, बट हम लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, बट हम उसको पढ़ने में असमर्थ हैं। अभी भी उनको कोई नहीं पढ़ पाया, इसलिए हमारे पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है ताकि हम उधर की सामाजिक व्यवस्था उस समय की या आर्थिक व्यवस्था कैसी रही होगी उसको जान सकें। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल हिस्ट्री एज, ये काल शुरू होता है ऐतिहासिक काल, यानी कि इसी के नाम से पता चलता है हिस्ट्री एज। तब हमारे पास लिखित साक्ष्य थे हम, और उनको पढ़ने में भी कामयाब रहे। क्या थे? लिखित साक्ष्य थे और उनको पढ़ने में भी कामयाब रहे। जैसे वेद ग्रंथ पुराण, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आएंगी। जहां पर लिखित साक्ष्य भी हैं और उनको पढ़ा भी जाने लगा है। क्या है? जहां पर लिखित साक्ष्य हैं और उनको पढ़ा भी जाने लगा है, क्योंकि तब लेखन की कला शुरू हो चुकी थी। कौन से युग में शुरू हो चुकी थी? ऐतिहासिक काल में लेखन की कला शुरू हो चुकी थी। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, इसमें क्या था? हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्र ऐतिहासिक काल, इसमें हमारे पास साक्ष्य हैं बट हम उसको पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वो काल है जिसको हम, हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं और हम उसको अच्छे से पढ़ भी पाए हैं, तो हमें उस समय का पता चला है, उसकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या और भी जो भी उनकी रही है, तो सब चीजों के विषय में हमें पता चला है। तो ये तो आपको पता ही चल गया। अभी बताया इसको कालखंडों में विभाजित किया हुआ है। अभी देखो इसको कैसे कालखंडों में विभाजित किया हुआ है। ये तो पता ही है, ये क्या था? एक पत्थर का युग था, पत्थर का युग, पत्थर के औजारों का युग। क्या था? ये पत्थर का युग या पत्थर का काल भी कह सकते हो आप, युग, पत्थर का काल, पत्थर का काल। और हिमयुग भी था एक, हिमयुग यानी कि जमाव वाला युग, जब बर्फ थी। क्या थी? इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बर्फ थी, तब बहुत ठंड थी उस टाइम पे। काल, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
इस युग को किस संस्कृति के नाम से जाना गया है? ये कौन सा युग था? निम्न पाषाण युग। पूरा पाषाण काल को निम्न पाषाण युग बोलते हैं। सबसे वो शुरू की अवस्था, सबसे जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो देखते हो वो उसकी अवस्था क्या होती है? बिल्कुल शून्य होती है, शेष अवस्था, सबसे छोटी अवस्था। जब इस युग का प्रारंभ हुआ था, ये युग सबसे लंबे टाइम तक चला था। मानव ने सबसे ज्यादा संघर्ष इसी युग में किया था। शल्य संस्कृति, इसको किस नाम से जानते हैं? शल्य संस्कृति, शल्क संस्कृति, सॉरी शल्क संस्कृति। शल्क संस्कृति मतलब इसमें पत्थर के ही औजार मिले हैं और इसमें कुछ नहीं मिला। फल्क संस्कृति, थोड़ा सा चेंज आ गया हथियारों में, थोड़ा सा क्या था, जो उनके औजार थे उनमें थोड़ा सा और चेंज आ गया। शल्क और फल्क संस्कृति, वो धीरे धीरे उनमें और भी चेंज आया। तो मध्य पाषाण काल फल्क संस्कृति को क्या बोलते हैं? इसको कांस्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाएगा। इसको कांस्य संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे दूसरी सीरीज में ये चीजें आएंगी। अभी आज हम डिस्कस करेंगे पूरा पाषाण काल पर। भारत नील पाषाण काल के संस्कृति ये कहाँ मिले हैं? हमें जो इनके औजार मिले, कहाँ हमें इनके जो औजार मिले हैं वो सोहन घाटी पर मिले हैं, बोलन घाटी पर मिले हैं और नर्मदा घाटी पर मिले हैं। कौन सी ना? सोहन नदी घाटी, बोलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। और मध्य प्रदेश के कहाँ? सोहन घाटी, बोलन घाटी, नर्मदा और तुरंगभद्रा घाटी। इसमें बेलन घाटी, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? हम इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। सोहन घाटी, बोलन घाटी और नर्मदा घाटी। तो इसको हम SBN, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया ना? SBN, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो जहां इनके औजार मिले हैं, जहां जिन नदियों पर ये संस्कृतियां पनपी हैं, तो उनको क्या बोल सकते हो? SBN, सोहन घाटी, बोलन घाटी और नर्मदा घाटी। हो गया? बोलन घाटी पर सबसे ज्यादा मिले हैं। कितने मिले हैं बोलन घाटी पर? कितने मिले हैं? कम से कम 44 के आसपास जो है इसके पूरा स्थल मिले हैं। कितने मिले हैं? 44 पूरा स्थल। पूरा स्थल उनको बोलते हैं जहां पर ये चीजें पाई गई हैं, जिन स्थानों पर ये चीजें पाई गई हैं। इनका पानी का क्या था? इनके तो बस पत्थर के औजार ही थे, वो भी बेडोल्ड। नर्मदा घाटी ये मिली। इसकी खोज किसने की? इसकी खोजकर्ता कौन थे? GR शर्मा। कौन थे इसके खोजकर्ता? GR शर्मा। क्या है? इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है।
हमारा हो गया इतना। SBN, सोहन नदी घाटी, बोलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। ये बोलन नदी घाटी पर सबसे ज्यादा पूरा स्थल मिले हैं। किसके मिले हैं? वो निम्न पाषाण काल के। निम्न पाषाण काल कौन सा था? निम्न पाषाण काल एक सबसे छोटी अवस्था थी, जहां से उसका आरंभ हुआ, जहां से मानव जीवन का आरंभ हुआ, मानव जीवन का विकास धीरे धीरे हुआ। इसमें हुआ तो बहुत कम, लेकिन लास्ट में आते आते मानव जीवन ने सबसे ज्यादा विकास इसी समय में किया। अब पूरा पाषाण युग, अब आ गया हमारा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ये तो पता ही आपको, ये क्या था? एक पत्थर का काल था। पैलियोलिथिक एज क्या थी ये हमारे? पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, ये क्या थी हमारी? पैलियोलिथिक एज। इसका लगभग समय कब था? इसका समय काल क्या माना गया है? इसका समय काल 25 लाख ईसापूर्व, 25 लाख ईसापूर्व। ईसापूर्व का मतलब बैक काउंटिंग। पहले क्या था? बैक थी। जैसे ईसवी आई तो हमारी क्या हुई? फॉरवर्ड हुई, हमारा बैकवर्ड फॉरवर्ड। इसके लिए भी हम बताएंगे, ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड है हमारी, जब से ये ईसवी शुरू हुई है। ये कब से था? 25 लाख ईसापूर्व से 12,000 ईसापूर्व तक का इसका समय काल क्या था? वैसे फिर भी इन चीजों पे फिर भी डाउट है, बट जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, हमारी सीरीज एनसीईआरटी से रिलेटेड है, उसमें यही तिथि बताई गई है, लगभग माना गया है। सॉरी, लगभग माना गया है। पत्थर के औजार मिलते हैं इस समय में। क्या मिलता है? सिर्फ पत्थर के औजार। ये तो बताया था कि ये सिर्फ एक पत्थर का युग था, पत्थर के औजारों का युग। तो इसमें सबसे ज्यादा इसमें क्या मिला है? सिर्फ पत्थर के औजार मिले हैं। पत्थर के औजार भी कैसे होते थे? बेडोल टाइप के पत्थर के औजार होते थे। जैसे मानो कि पत्थर के औजार, उनके औजार ही क्या थे? जैसे हम कोई पत्थर है, ये पत्थर उठा लिया, पत्थर को अपनी जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए उसने इस पत्थर को फेंका होगा अपनी रक्षा करने के लिए। वो पत्थर क्या है? पत्थर टूट के उसके पार्ट हो गए होंगे। हो सकता है उसका ऐसे भी हुआ हो सकता है उसका ऐसे भी हुआ हो। तो क्या है, जो ये चीजें थी उसकी, जो ये वो किनारे थे, जो ये नोक थी, इनसे क्या होता था? इनसे इजीली वो उन पर वार करते थे। और ये चीजें उनको, जो पेड़ पौधे होते थे, उनकी रूट होती थी, उनको भी खोदने के काम आते थे। जैसे ये हुआ, ये तो जंगली जानवरों से हो सकता है, मोटे पत्थरों से वो उनको मार के उनको वो अपने आप को बचाते हो, अपनी रक्षा करते हो। और जो ये नुकीले टाइप के जो पत्थर बन के उनके कट के जो बने थे हथियार उनका क्या हुआ? औजारों का, उनको उन्होंने जमीन से जो उनकी वनस्पतियां थी उनको खोदने के लिए उपयोग में लाए होंगे वो। तो उनके हथियार कैसे थे? उनके हथियार एक बेडोल टाइप के थे। ये औजार कहाँ कहाँ मिले हैं? ये देखो, ये औजार हमें पूरे भारत पर मिले हैं लगभग। लेकिन जहाँ जिन नदियों के पास कच्ची मिट्टी थी, या मतलब जो पत्थर वैसे मजबूत पत्थर नहीं थे, वे तो उनके आसपास हमें नहीं मिले। कौन कौन सी नदियां थी वो जिसके पास हमें नहीं मिले? गंगा, यमुना,
कहाँ नहीं मिले थे? कौन सा गंगा? जहाँ नहीं मिले, कहाँ नहीं मिले? ये अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या गंगा यमुना के मैदानों में वो मिले थे, इन नदियों पर क्या ये पूरा पाषाण काल के औजार मिले थे? नहीं मिले थे। गंगा यमुना मैदान में नहीं मिले थे। अब ये कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, अब ये कहाँ कहाँ मिले हैं? देखो, कौन कौन सी घाटी में मिले? ये तो हमने अभी आपको समझाया था, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जिले में, जो एक बोलन घाटी पर है। कहाँ है? एक बोलन घाटी पर पशुओं के अवशेष मिले हैं। यहाँ क्या मिले हैं? पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से पशु थे उनके? भेड़, बकरी, गाय, जिनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बताया था आपको, धीरे धीरे वो पशुपालक भी बन गए और कृषक भी बन गए, लेकिन उनको पशुओं का और वनस्पतियों का ज्ञान हो गया। कौन कौन से हमारे पशु, हम कौन कौन से पशुओं को पाल सकते हैं कि, और कौन कौन से पशु हमारे लिए जंगली हैं। ऐसे ही उन्होंने वनस्पतियों का भी चयन कर लिया। तो हमें जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में क्या मिला है? हमें पशुओं के अवशेष मिले हैं। उनके जो पालतू पशु थे वो कौन से थे? भेड़, बकरी और गाय। कौन से थे? भेड़, बकरी, गाय। वैसे कुत्ता भी था, जो उनका कुत्ता सबसे पहले जो जानवर था उनका कुत्ता था। तो अब इनसे पशुओं से उन्हें क्या, उन पशुओं से उनको भोजन भी प्राप्त होने लगा, और उनको क्या है, उनको खाने पीने के लिए भोजन, मांस वगैरह ये सारी चीजें उनको मिलने लगी, क्योंकि वो एक संग्राहक था, संग्राहक भी था। क्या था? संग्राहक था। वो किस चीज का संग्रह करता था? सिर्फ वनस्पति का और जंगली जानवरों को मार के। लेकिन फिर उसने भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया, तो हो सकता है उसको दूध ये चीजें भी उसको खाने में मिलने लगी। इस सभ्यता का विकास, सभ्यता का विकास हिमयुग में हुआ था। इस सभ्यता का विकास कब हुआ था? इस सभ्यता का विकास हिमयुग में हुआ था। हिमयुग मतलब एक जमाव वाले युग में, जमाव वाला युग, एक बर्फ का युग था। कौन किसका युग था? एक बर्फ का युग था। अब ये हो गया हमारा पूरा पाषाण काल का औजार का। अब इसकी सबसे निम्न अवस्था, जो सबसे निम्न अवस्था थी, जो सबसे पहली और शून्य अवस्था थी,
लोअर पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज, जो सबसे निम्न एज थी, सबसे निम्न एज थी। इसमें क्या मिला? एक कुल्हाड़ी, या उसको हस्तकुंठार भी बोल सकते हो आप, हाथ से पकड़ने वाला, एक ऐसा पत्थर जिसको वो हाथ से पकड़ते थे, उसको हैंड एक्स भी बोलते हैं। हैंड एक्स से भी जाना जाता है। विदारणी, क्या था उसका? एक विदारणी, जो एक क्लीवर, विदारणी क्लीवर। और चापर, चापिंग इस काल के औजार थे। कौन से औजार थे इस काल के? कुल्हाड़ी, हस्तकुंठार, जिसको हैंड एक्स भी बोलते थे। हैंड एक्स, ये कैसे मिली है? ये अंडाकार भी मिली है हमें, और हमें आयताकार भी मिली है। ये अंडाकार भी और आयताकार भी। चापर, चापिंग, ये क्या है? एक विशेष प्रकार, ये एक पत्थर था। क्या था? ये एक पत्थर है। ये कहाँ था? ये तो बताया था कि इनका विकास कहाँ हुआ? नदियों के आसपास हुआ, नदियों के पास हुआ। तो नदियों के वहां इनको आसानी से पत्थर भी मिल जाते थे। तो जैसे पत्थर, जैसे ये नदियां बह रही हैं, तो ये किस टाइप का पत्थर था? ये चापर मतलब एक साइड से धार वाला, और चापिंग मतलब दोनों साइड से धार वाला, घिसट वाला। जैसे नदियां, ये थोड़ा सा समझो आप, जैसे ये नदी है, तो इसमें पत्थर, एक पत्थर ये हो गया, और एक पत्थर नदी के पानी के बहाव के बीच में है। तो क्या हुआ? जैसे ये पत्थर यहाँ हुआ, तो इसमें क्या है? यहाँ धीरे धीरे जैसे उससे धार, पानी की धार लगी, तो क्या हुआ? वो घिसित हुआ, थोड़ा सा घिसा वो पत्थर। घिसने के बाद उसमें क्या हुआ? धारें बनने लगी, तो वो पत्थर भी उनके काम आने लगा, उनको रक्षा करने के लिए। और ये जो हमारा बीच में जो पत्थर था, ये क्या हुआ? ये इधर भी घिसित हुआ और इधर भी, दोनों तरफ धार लगने के कारण ये दोनों तरफ से वो क्या हुआ? घिसित हुआ, और इसके दोनों तरफ से ये निकलने लगी किनारे से। तो ये क्या हुआ? चापर, चापिंग। अब इनके स्थान देखो, स्थान पंजाब। कौन सा था? नदियों के नाम तो हमने आपको बताए थे अभी। पंजाब की सोहन नदी घाटी, पंजाब की सोहन, SBN जो हमने बताया था, सोहन नदी घाटी। अब देखना, उन्हीं घाटी पर ये हथियार पाएंगे। सोहन नदी घाटी, कश्मीर और थार मरुस्थल, कश्मीर और कश्मीर के पास जो मरुभूमि थी, कश्मीर के पास थार और मरुभूमि। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अभी बताया आपने, उत्तर प्रदेश अभी आया था। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मिर्जापुर जिले की कौन सी घाटी थी? कौन सी घाटी थी? जिले की बोलन घाटी, बोलन घाटी। उत्तर प्रदेश में कौन सी थी? बोलन घाटी। पंजाब में कौन थी? सोहन नदी घाटी। राजस्थान के
थार मरुभूमि, डिडवाना पूरा स्थल। कौन सा स्थल है राजस्थान में? पूरा स्थल। पूरा स्थल बताया था किसको बोलते हैं? जहां पर इनके औजार, इनका सामान मिला है, पूरा स्थल। तो डिडवाना, राजस्थान के डिडवाना में। और नर्मदा घाटी पर कौन सा मिला? नर्मदा भी बताया था अभी। नर्मदा घाटी के भीमबेटका, कहाँ मिला है? नर्मदा में भीमबेटका पर क्या मिला है हमें? इनकी गुफाओं में। इनकी क्या मिला है? इनकी गुफाओं में हमें शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफाओं में क्या हुए? हमें शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, यानी कि जानवरों के। वो कौन से? जैसे हिरन टाइप के हमें शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। जैसे ये देखो, ऐसे हमें कुछ ऐसे बन के, एक सेकेंड, मतलब ऐसे कुछ जानवरों के हमें ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं गुफाओं के अंदर। तो उनसे ऐसे निकल के आ रहा है कि ये हमारे, हो सकता है किसी बारहसिंगा के हों, ऐसे ऐसे करके। ये लाल और काले रंग के मिले हैं, लाल और काले रंग के जो उनकी गुफाओं पे चित्र मिले हैं। तो उन्हें चित्रकारी का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। और हो सकता है इन गुफाओं में वो अपनी रक्षा करने के लिए, बारिश, हवा, धूप, इन चीजों से रक्षा करने के लिए उन्होंने आसरा बनाया हो, एक रहने की जगह भी बनाई हो। अब मध्य प्रदेश के भोपाल की बात कर, भीमबेटका गुफाओं में हमें जो मिले वो मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में ये हमें शैलचित्र मिले हैं। औजारों का समय काल, इनके औजारों का मिलने का समय काल, औजारों का समय काल, औजारों का समय काल लगभग एक लाख से 1,00,000 ईसा पूर्व से 1,00,000 ईसा पूर्व से 2,00,000 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है। कब से कब तक का माना गया है? 1,00,000 से 2,00,000 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है, क्योंकि बैकवर्ड काउंटिंग, ये क्या है? बैकवर्ड। 1,00,000 से 2,00,000 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है। कब से? 25,00,000 ईसा पूर्व से ये क्रम शुरू होते होते कहाँ आ गया? 1,20,000, यानी कि सब 1,00,000 और 2,00,000, यानी कि सबसे ज्यादा संघर्ष भरा और सबसे ज्यादा समय इसी काल में मानव ने व्यतीत किया था। तो ये क्या था? ये युग एक सबसे बड़ा युग था। और भारत में पाषाणकालिक इस पर कब खोज हुई, कब इस पर काम हुआ? क्योंकि पहले तो हमारे पास कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं थे, कोई ऐसा कुछ भी, कोई रिसर्च वर्क नहीं था। बट जैसे जैसे यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने इस पर, इतिहास पर, इसकी खुदाई पर और इसके अनुसंधान पर काम करना शुरू किया। भारत में पाषाण
भारत में पाषाण कालीन सभ्यता पर सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम कब किया गया था? 13 मई 1863 ईस्वी। ये अभी ईसा पूर्व चल रहा था और अब ईस्वी आ गया, देखो। तो 1863 ईस्वी को रॉबर्ट ब्रसफूट द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्रसफूट द्वारा किया गया। कब किया गया? 13 मई 1863। 13 मई 1863, जो वर्तमान के तमिलनाडु में है। चेन्नई के पास एक पलवलम पूरा स्थल है। क्या है? यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? एक हैंड एक्स प्राप्त हुई। हैंड एक्स एक कुल्हाड़ी। हैंड एक्स प्राप्त हुई। ये क्या थी? हमारी सबसे पहली खोज। क्या थी? पाषाणकालीन सबसे पहली खोज किसने की? ये सर रॉबर्ट ब्रसफूट ने। किसके द्वारा की गई? ये सर रॉबर्ट ब्रसफूट के द्वारा। सबसे पहले कहा, कौन सा था हमारा पूरा स्थल? पलवलम। कहाँ? तमिलनाडु, चेन्नई में, पलवलम में। ये अनुसंधान किसके, इस अनुसंधान में किसके अंडर में काम होता है? संस्कृत मंत्रालय की। संस्कृति ये कार्य संस्कृत मंत्रालय के अधीन होता है। अगर आपसे पूछने लगे, अगर क्वेश्चन किया जाए ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। जो इतिहास पर रिसर्च कार्य है, अनुसंधान कार्य है। पूरा पाषाण काल कब इसका अनुसंधान भी पता चल गया? औजार बनाने की सामग्री, औजार।
औजार बनाने के लिए कौन कौन से पत्थरों का यूज करते थे, कौन से पत्थरों का इस्तेमाल करते थे वो? क्योंकि उनके औजार कैसे होते थे, उनके औजार बेडोल और असभ्य औजार कैसे होते थे, उनके बेडोल बेढंग के तरीके के औजार होते थे, उनके कोई औजार नहीं थे। ये क्रोड एक पत्थर था, ये भी एक क्रोड, ये सल्क, ये सल्क तो आपको बताया था, और सल्क दोनों तरह के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें क्या किया जाता था, औजार बनाने के लिए कौन सी सामग्री, कौन से पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ये क्रोड और सल्क नाम के पत्थर का प्रयोग किया जाता था इसमें। इससे भी क्वेश्चन बनता है, कौन से पत्थर से इनके हथियार बने होते थे। एक और भी पत्थर था स्फटिक नाम का, स्फटिक व बेसाल्ट आदि पत्थरों का भी इस्तेमाल इन पत्थरों का भी इस्तेमाल होता था। कौन कौन से पत्थरों का भी इस्तेमाल होता था, स्फटिक और बेसाल्ट नाम का पत्थर भी था एक, जहां पर कच्ची सामग्री का अभाव था, वहां पर ये औजार नहीं मिलते हैं। ये आपको अभी बताया था, गंगा यमुना के कछारी मैदानों में और सिंध में जहां पर कच्ची मिट्टी का अभाव था, ये औजार वहां पर नहीं मिलते थे, क्योंकि इनके औजार क्या एक ठोस टाइप के औजार होते थे इनके। तो ये किस जगह मिलेंगे, इनके पत्थर कौन कौन से पत्थर होते थे इनके, क्रोड से इनके औजार बने हुए थे, सल्क इनसे औजार थे, और एक स्फटिक था इनका, और एक बेसाल्ट। इन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे ये, कौन कौन से पत्थरों का इस्तेमाल करते थे ये, क्रोड, सल्क, स्फटिक व बेसाल्ट। बेसाल्ट कौन कौन से पत्थरों का, क्रोड, सल्क, स्फटिक और बेसाल्ट। इस प्रकार के पत्थरों का ये अपने औजार बनाने में इस्तेमाल करते थे। और ये कहाँ नहीं मिलते, ये कहाँ मिलते हैं, ये भी आपको बताया, जहां कच्ची सामग्री का अभाव होता था ये वहां नहीं मिले। अभी हमने चापर और चापिंग आपको बताया था, ये क्या था, औजार। इनके औजार कैसे थे, इनके औजार कैसे थे इनके, क्योंकि इनके औजार ही मिले हैं तो हमारी औजार पर ही ये क्लास है। औजार बड़े, पूरा पाषाण काल में हमें कोई भी ऐसे शख्स और नहीं मिलते, सिर्फ उनके औजार ही मिले हैं। आकार के, ये बड़े आकार के कैसे होते थे, ये भद्दे और
बेडोल, भद्दे और बेडोल। और संपूर्ण औजार कैसे थे? संपूर्ण औजार पत्थर के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? पत्थर के बनाए जाते थे। हैंड एक्स कैसा था उनका? अंडाकार और नुकीले। हैंड एक्स कैसे थे इनके? जो हमें सबसे पहले मिले हैं, अंडाकार और नुकीले। कैसे थे? अंडाकार और नुकीले। चापर, चापिंग, इसका हमने अभी बताया था। ये क्या होता था? एक बड़े आकार का पत्थर था। ये क्या था? एक बड़े आकार का पत्थर, बड़े आकार का पत्थर था। दोनों तरफ से इस एक चापर में चौपर एक तरफ से धार या घर्षित भी बोल सकते हो आप। घिसा हुआ था, घर्षित। चापिंग क्या था? दोनों तरफ से घर्षित। चापिंग क्या था? दोनों तरफ से घर्षित। हैंडेक्स चापर चापिंग जो नदियों के जल से घर्षित होता था। इसका चॉपर चापिंग का कब इसके जनक कौन थे? 1935 ईस्वी में टी टेरा द्वारा इसको खोजा गया। 1935 ईस्वी में इसको डी टेरा द्वारा खोजा गया, जो हमारे पुरातत्विक थे। क्या थे ये? पुरातत्विक। ये हमारे क्या थे? ये हमारे पुरातत्विक थे। इनका स्थान कौन सा था? हम एक मैप से भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। कौन से थे? हमने कहा गंगा यमुना के मैदानों को छोड़कर। गंगा यमुना के मैदान कौन से होते हैं हमारे? ये रे गंगा। इस पर कच्ची मिट्टी थे। इस पर इनका कोई भी हमें औजार नहीं मिले। कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? कुर्नूल गुफा में। कहाँ? दक्षिण भारत के कुर्नूल गुफा। कृष्णा नदी, हुग्सी, ये कहाँ है? ये सब दक्षिण भारत में है। नर्मदा नदी, भीमबेटका नर्मदा नदी। और हमारे यहाँ कश्मीर में भी पाए गए हैं। कहाँ कहाँ पाए गए हैं? यानी कि पूरे भारत में, गंगा यमुना और सिंध के मैदानों को छोड़कर। और लगभग ये सिर्फ इस बीच के गंगा यमुना और सिंध को छोड़कर, और ये सब जगह पाए गए हैं। बस आज की क्लास बस हमारी इतनी। आगे की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। बाय।